हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स सब उदयपुर से। बहुत इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं भारत में अगर आप नकद में लेन देन करते हैं, कैश में लेन देन करते हैं, तो क्या भारत सरकार ने लिमिट सेट कर रखी है, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिमिट सेट कर रखी है, क्या उसके डिसएडवांटेज आपको झेलने पड़ सकते हैं और कितना अमाउंट तक आप कैश लेन देन कर सकते हैं। ये पूरी क्लास को आप कंप्लीटली देखिएगा तो आपके द्वारा जो भी अगर कभी भविष्य में कोई गलती आप करने की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। तो नकद लेन देन के जो नियम है वो सबसे पहले भारत में जो इंट्रोड्यूस किए गए बजट 2017 में, और उसके बाद टाइम टू टाइम नए नए रूल्स इसमें फॉर्म किए गए। और आज की तारीख में मैं आपको सारे सेक्शन में जो कैश लिमिट है और उन लिमिट को अगर आप क्रॉस करते हैं तो जो आपको डिसएडवांटेजेस उठाने पड़ सकते हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, याद रखिएगा, अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी है और आप डोनेशन रिसीव करते हैं, है ना, तो आपको मैं बता दूं, देखिए आप साइड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं। मान लो मैं हूं अरुण, है ना, अरुण नाम का एक व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता है, डोनेशन देता है, ठीक है। तो आप डोनेशन देने जाते हो, तो आपने डोनेशन दिया मान लो भारत की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो कि एक रजिस्टर्ड पार्टी है, ठीक है। तो उस केस में आपको तो फायदा होता ही है ना। तो आपको तो फायदा होगा, अरुण को तो फायदा होगा, एटीजीजीसी में फायदा होगा, एटीजीजीबी में फायदा होगा, है ना। वो फायदा क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, आप लोगों को शायद ये पता होगा कि अगर कोई 12AA रजिस्ट्रेशन होता है इनकम टैक्स में किसी संस्था के पास, तो उसको जो आय मिलती है, जो डोनेशन से जो उसकी इनकम होती है, वो भी इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट होती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज की जो रेवेन्यू होती है, डोनेशन से जो रेवेन्यू होती है, वो एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने चंदे के रूप में 2000 से ज्यादा का चंदा ले लिया किसी से, याद रखिएगा 2000 से ज्यादा का कैश में अगर आपने क्या ले लिया, डोनेशन लिया, तो आपकी वो इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होगी, बल्कि आपकी वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, आपको उस पर टैक्स देना पड़ जाएगा। भले ही आप 12AA रजिस्टर्ड है, भले ही आपकी इनकम एग्जेम्प्टेड है, लेकिन अगर आपने कैश में अपनी इनकम ली, यानी डोनेशन किसी से भी किस में लिया, कैश में लिया, और 2000 रुपए से ज्यादा का कैश में लिया, तो सेक्शन 13A के अंतर्गत आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो ये पहला पॉइंट जो था वो पॉलिटिकल पार्टी के संदर्भ में था। इसी के रिगार्डिंग अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट करते हैं, याद रखिएगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम में से कोई भी व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या करता है, डोनेशन देता है, तो एटीजीजीबी के अंतर्गत या एटीजीजीसी के अंतर्गत आपको डोनेशन की छूट मिलती है। आपने जितना डोनेट किया आपको पूरा पूरा आप ओल्ड स्लैब में अपना आईटीआर फाइल करिए और आपको उसमें छूट मिल जाती है। तो अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया और 1 रुपए का भी अमाउंट आपने, याद रखिएगा, कैश में दिया, यानी कैश बिल्कुल अलाउड नहीं है, याद रखिएगा, तो फिर अगर आपने कैश में दे दिया तो नुकसान आपको क्या उठाना पड़ेगा, जो आपको डिडक्शन मिलेगा एटीजीजीबी या एटीजीजीसी के अंतर्गत, वो डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ा नुकसान आपको हो जाएगा कि डोनेशन दिया तो बोले धन भी गया, है ना, और उसका फायदा भी नहीं मिल पाया तो धर्म भी गया एक तरह से। तो आप याद रखिएगा, अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को 1 रुपए से भी ज्यादा का अमाउंट कैश में दिया तो आपको डिसअलाउड हो जाएगा, एटीजीजीसी या एटीजीजीबी में आपको डोनेशन नहीं मिलेगा। और अगर उस पॉलिटिकल पार्टी ने आपसे 2000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट चंदा कैश में लिया, डोनेशन कैश में लिया, तो उसको भी उसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो लिटरली अगर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आपको डोनेशन लेन देन कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है वो कैश में हरगिज नहीं देना है और उनको भी कैश में नहीं लेना है। अगला सेक्शन हम बात करते हैं, कुछ स्पेसिफाइड बिजनेसेस होते हैं भारत में, जिन बिजनेसेस को ऑडिट करानी पड़ती है, जो भारत में जो बिजनेसेस रनिंग में हैं और जो अपनी ओल्ड स्कीम में अपना आईटीआर भरते हैं, तो ऐसे बिजनेसेस गवर्नमेंट ने कुछ लिस्ट इसमें बता रखी है। स्पेसिफाइड बिजनेसेस को कैपिटल एक्सपेंडिचर की छूट मिलती है, यानी अगर वो ऐसे कोई बिजनेसेस होते हैं, अगर वो कोई अपने फैक्ट्री वगैरह में कोई असेट्स वगैरह खरीदते हैं तो उनको 100% रिसर्च वगैरह पे खर्चा करते हैं तो छूट मिल जाती है। तो आपने अगर कोई स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं इंडिया में, आपकी बिजनेस की ऑडिट होती है, आप ओल्ड रिटर्न में अपना ओल्ड स्लैब में अपना आईटीआर फाइल करते हैं, तो सेक्शन 35AD के अंतर्गत आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर जो किया है उस पर भी आपको छूट मिल जाती है, याद रखिएगा, है ना, रिसर्च वगैरह के खर्चों पे। लेकिन 10,000 से ऊपर का अमाउंट अगर आपने कैश में दे दिया तो वो छूट आपको नहीं मिलेगी, आप अपनी इनकम में से एक्सपेंस के रूप में उसको नहीं घटा पाएंगे। अब नियम ये होता है, आप में से जो भी कॉमर्स वाले हैं आपको पता है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर या देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। एक होता है रेवेन्यू खर्चा, तो किसी भी बिजनेस को रेवेन्यू एक्सपेंसेस की तो इजीली छूट मिल जाती है,
लेकिन एक होता है कैपिटल एक्सपेंसेस या कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब एसेट्स जिन्हें हम खरीदते हैं, अगर सीधी सी भाषा में बोले तो एसेट्स। इस पे आपको डेप्रिसिएशन की छूट मिलती है अपकमिंग ईयर्स में, लेकिन कुछ केसेस में आपको, अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस है, आपको पूरी पूरी छूट मिल जाती है उसी ईयर में, लेकिन अगर आपने वो 10,000 से ऊपर का अमाउंट कैश में दे दिया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो वो आप अपनी इनकम में से नहीं घटा पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं बिजनेस में, अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे की या आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे की, तो आपको देखिए, अगर आपने बिजनेस में बिजनेस की एसेट, बिजनेस के गुड्स या बिजनेस के स्टॉक का आपने बीमा कराया, तो सेक्शन 36 के अंतर्गत इंश्योरेंस प्रीमियम आपको डिसअलाउड हो जाएगी अगर आपने उसको कैश में 1 रुपए का भी अमाउंट कैश में पे किया। याद रखिएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम को नकद में पे नहीं करना, हमें हरगिज नहीं करना है। लेकिन अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाई तो आपको 80D में छूट मिलती है, डिडक्शन है वो आपके लिए, है ना। तो एक इंडिविजुअल है, आपने अपना मेडिक्लेम पॉलिसी कराया और आपने उसका प्रीमियम भरा है, तो आपको 80D में उसकी छूट मिलती है। लेकिन अगर अमाउंट कैश में पे कर दिया तो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए, बिजनेस, अगर आप एक बिजनेसमैन है और आपने अपने बिजनेस में अपनी एसेट्स का बीमा कराया और वो अमाउंट आपने कैश में पे किया, तो आपको वो माइनस नहीं कर पाओगे, अपनी इनकम में से खर्चे के रूप में क्लेम नहीं कर पाओगे। और अगर आप एक इंडिविजुअल और ITR भर रहे हैं और आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है, ओल्ड स्लैब में आप अपना ITR भर रहे हैं, तो सेक्शन 80D के अंतर्गत आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की छूट मिल जाती है ना। तो वो छूट आपको डिसअलाउड हो जाएगी अगर आपने नकद में भरा। तो इसकी लिमिट आप ये मान के चलिए, हरगिज अलाउड नहीं है कैश में पे करना इंश्योरेंस को, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 के अंतर्गत अगर आप अपने बिजनेस का कोई भी खर्चा, याद रखिएगा, पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंसेस, देखिए ये छूट बिजनेसमैन से संबंधित है, क्योंकि जो PGBP हेड में आप अपना ITR भरते हो, ध्यान देना, जो आप, अगर देखिए आप में से मैं बता दूं कि अगर हम लोगों की जो इनकम होती है, बेसिकली वो इनकम टैक्स की नज़र में 5 तरीके की होती है, यानी बेसिकली 5 हेड होते हैं आय के, एज पर द इनकम टैक्स रूल, है ना। तो जो सबसे पहला हेड होता है सैलरी हेड होता है। अच्छा, सैलरीड पर्सन को कोई खर्चे की छूट नहीं मिलती, है ना, डिडक्शन जरूर क्लेम कर सकता है। तो ये जो 80D का डिडक्शन है, एक सैलरीड पर्सन क्लेम कर सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह का प्रीमियम उसने पे किया है तो, ओल्ड स्लैब में अगर ITR भर रहा है तो। जो दूसरा हेड होता है वो होता है रेंटल इनकम, है ना, हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंतर्गत इनकम, तो उसमें भी आपको कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होता है, इंटरेस्ट को छोड़ के। तो आप अपना, अगर मकान पर कोई लोन ले रखा है, आप ब्याज की छूट ले सकते हैं। और जो तीसरा हेड होता है वो होता है बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, PGBP हेड। इस हेड की सबसे खास बात ये होती है व्यापार की इनकम। इसमें आप अपनी इनकम में से अपने व्यापार के एक्सपेंसेस को घटा सकते हैं, है ना। तो अगर आप अपने व्यापार के एक्सपेंसेस को घटा सकते हैं, तो सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस को घटा सकते हैं जिन एक्सपेंसेस का पेमेंट आपने 10,000 से ऊपर का खर्चा था और आपने उसका पेमेंट कैश में नहीं किया, बल्कि अकाउंट पे ही चेक से, या आजकल ऑनलाइन ट्रांसफर वगैरह हो जाता है, नेट बैंकिंग वगैरह से आपने पेमेंट किया। याद रखिएगा, अगर आप एक व्यापारी है तो आपको अपने व्यापार का कोई भी खर्चा, कोई भी एनी एक्सपेंस, याद रखिएगा, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंस हो या कैपिटल एक्सपेंस हो, 10,000 से ऊपर का अमाउंट कैश में नहीं देना है। अगर आपने सिंगल डे में, सिंगल पर्सन या सिंगल बिल के अगेंस्ट में 10,000 रुपए से ऊपर का अमाउंट कैश में दिया, तो वो एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा, आप अपनी आय में से नहीं घटा पाएंगे। और अगर आपने अपनी इनकम में से नहीं घटा पाओगे ऐसे खर्चों को, तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट ज्यादा आएगा, और आपका प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो आपको टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी, याद रखिएगा। तो ये आपको सरासर नुकसान हो जाएगा नकद में पे करने का। तो सेक्शन 43 सबसेक्शन 1, अगर कोई भी व्यापार में आप खर्चा करते हो, याद रखिएगा कैपिटल एक्सपेंस, याद रखिएगा कौन सा, कैपिटल एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस अगर आप पे कर रहे हो और 10,000 से ऊपर का कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने पे किया कैश में, तो आपको उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट की कैलकुलेशन में आप उसको शामिल नहीं कर पाओगे। अब इसको समझिए आप, कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होता है। जैसे मान लो मैंने कोई मान लो बिजनेस में कोई एसेट खरीदी, ठीक है, उस एसेट की कीमत थी 1,00,000 रुपए, और वो पेमेंट मैंने मान लो अकाउंट से पे कर दिया, ठीक है। उसके ऊपर 10,000 रुपए का कोई और एडिशनल खर्चा था, इंस्टॉलेशन चार्जेस था, या मान लो 12,000 रुपए का इंस्टॉलेशन चार्जेस था, वो मैंने कैश में पे कर दिया। अब यूं देखे तो मैंने अपनी बुक्स में उस एसेट्स को कितने से रिकॉर्ड कर दिया, 1,12,000 से रिकॉर्ड कर लिया। अब मैंने ये जो 12,000 रुपए पे किए हैं, ये मैंने नकद में पे कर दिए हैं, और एज पर द नियम, है ना, आपने अगर 10,000 से ऊपर का कोई भी कैपिटल एक्सपेंस कैश में पे किया है, तो आपको उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट की कैलकुलेशन में आप उसको शामिल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो गया कि कल को जब मैं, याद रखिएगा, इस एसेट को कल को मैं जाके बेचना चाहूंगा, मान लो मैंने इस एसेट को 1,20,000 रुपए में बेचूंगा,
तो 1,20,000 में से मैं 1,12,000 माइनस नहीं कर सकता, सिर्फ 1 लाख ही माइनस कर पाऊंगा और 20,000 रुपए मेरे लिए कैपिटल गेन हो जाएगा। मैंने वो 12,000 माइनस कर पाता अगर मैं वो कैश में पे नहीं करता, तो वो उस एसेट की कीमत में क्या हो जाता, जुड़ जाता, और वो आगे जाके जब मैं उस एसेट को बेचता तो उसकी कॉस्ट के रूप में वो माइनस होता। तो यहां पर आप उस 12,000 का फायदा नहीं ले पाओगे, ये आपको नुकसान हो जाएगा अगर आपने कोई भी कैपिटल एक्सपेंस कैश में पे किया और 10,000 रुपए से ज्यादा का कैश में पे किया। तो जब आप उस एसेट को बेचने जाओगे तो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन के वक्त आपकी जो एसेट की कॉस्ट है उसमें आप उस खर्चे को शामिल नहीं कर पाओगे जो आपने कैश में पे किया। इवन आपको ये बता दूं कि ये 1 लाख रुपए भी आपने कैश में पे करके वो एसेट खरीदी, तो फिर आपकी जब वो एसेट बेचोगे उसमें से वो 1 लाख भी माइनस नहीं होगा, पूरा का पूरा अमाउंट आपका कैपिटल गेन कंसिडर होगा, याद रखिएगा। सो ये सेक्शन नॉर्मल व्यक्ति को जनरली याद नहीं रहते हैं, लेकिन अगर आप याद नहीं रखते हो, आप एक व्यापारी हो, आप ऐसी चीजों को कंसिडर नहीं करते, ध्यान में नहीं रहते हैं, बेसिकली बहुत सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन इसका भुगतान आपको तब करना पड़ता है जब ऑडिट होती है, इसका भुगतान आपको तब करना पड़ता है जब आपका आईटीआर ऑडिट होती है, याद रखिए, क्योंकि ऑडिट में ये सब चीजें पकड़ में आ जाती है और फिर वो ऑडिटर क्या करता है, इन सबको हटाता है कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, आपको तब बहुत तकलीफ होती है ना। तो इसलिए याद रखिएगा ऐसी गलतियां जो हम अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में करते हैं, जहां पर हम ज्यादातर लेन देन कैश में करते हैं, तो आपको ये सरासर ध्यान रखना, स्पेशली अगर आप बिजनेसमैन है कि आपको अपने व्यापार में ज्यादातर लेन देन अगर आप कर रहे हो तो कैश में कम से कम करने की कोशिश करिए। आज की तारीख में सब कुछ ऑनलाइन आपको करना होता है, बैंक से करना होता है, डिजिटल ट्रांजेक्शन पर ज्यादा आप काम करें। अब ये आगे बढ़ते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूशन देते हैं तो 1 रुपया भी आपने नकद में दिया है तो वो डिसअलाउड हो जाएगा ना। उसी तरह से आपको एटीजी का बेनिफिट मिलता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेट करने पर, कंट्रीब्यूशन देने पर। तो डोनेशन मेड टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एटीजी में आपको छूट मिल जाती है, लेकिन 2,000 रुपए तक का अमाउंट आप कैश में पे कर सकते हो, उससे ऊपर का अमाउंट आपने कैश में पे किया तो आपको डिसअलाउड हो जाएगा, एटीजी में आप छूट नहीं ले पाओगे। अगर याद रखिएगा आप कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसीज है, फाइनेंस कंपनी है, आप कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, या फिर आपने किसी को कोई लोन दे रखा था, है ना, अनसिक्योर्ड लोन दे रखा था, या आप कंपनी आपने किसी और को लोन दे रखा था और अब आप लोन का रीपेमेंट प्राप्त कर रहे हो सामने वाली पार्टी से, तो हमने भी कोई लोन ले रखा और हम रीपेमेंट कर रहे हैं, तो 20,000 रुपए से ऊपर का अमाउंट आप कैश में नहीं ले सकते वापस से, याद रखिएगा। सेक्शन 269AA और सेक्शन 269T के अंतर्गत याद रखिएगा, अगर कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसीज अपने द्वारा दिए गए लोन का रीपेमेंट एक्सेप्ट कर रही है और अगर 20,000 रुपए से ज्यादा का रीपेमेंट साल में, पर एनम लिमिट है ये सारी, ये स्पेशली ये, तो 20,000 से ऊपर का पेमेंट अगर कैश में रिसीव कर रहे हो आप, तो याद रखिएगा 100% पेनल्टी आपको, लेने वाले को, गवर्नमेंट को पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब सोचिए किसी कस्टमर ने मुझे 2 लाख रुपए का लोन का रीपेमेंट कैश में कर दिया और मैंने ले लिया, तो मेरे को 100% पेनल्टी, गवर्नमेंट मेरे से 2 लाख रुपए की पेनल्टी ले लेगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत डेंजरस सेक्शन मान सकते हो आप इसको, कि आप लोन का रीपेमेंट आपको कैश में सिर्फ 20,000 रुपए तक लेना अलाउड है इन अ ईयर, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। उसी तरह से अगर आपने किसी को आपका कोई भी व्यापार है, XYZ व्यापार है, आप ऑटोमोबाइल का व्यापार रन कर रहे हो, आप कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हो, आप कोई भी FMCG प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हो, आपके पास कोई मेडिकल लाइन का कोई व्यापार है, आपके पास एजुकेशनल लाइन का कोई व्यापार है, तो सेक्शन 269 ST के अंतर्गत याद रखिएगा, ये जो सेक्शन में बता रहा हूं, हर व्यापारी जो मेरी ये क्लास देख रहा है ध्यान से सुनना, सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है ये, कि आपके व्यापार में जो आप बेचते हो चीजें और कस्टमर आपको पैसा देता है, तो किसी सिंगल बिल के अगेंस्ट में आप 2 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट कैश में ना लें, याद रखिएगा। अगर आपने किसी सिंगल बिल के अगेंस्ट में 2 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट कैश में ले लिया तो आपको 100% पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। अब मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो ये है मिस्टर ए और ये गया किसी कार शोरूम वाले के पास, और मान लो ये टाटा के किसी ऑथराइज सेंटर के पास गया और टाटा का इसने कोई कार इसको पसंद आया जिसकी कीमत 18 लाख है, और ये 18 के 18 लाख रुपए कैश लेके गया और टाटा के उस एजेंट को बोला कि मुझे एक गाड़ी खरीदनी है। ये टाटा का एजेंट इससे ये कैश नहीं ले सकता आज की तारीख, क्योंकि अगर उसने 18 लाख रुपए कैश ले लिए तो 18 लाख रुपए की उसको गवर्नमेंट को पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। वो सिर्फ उस सिंगल बिल के अगेंस्ट में मैक्सिमम 2 लाख रुपए कैश ले सकता है, याद रखिएगा, मैक्सिमम 2 लाख रुपए, उससे 1 रुपया भी ज्यादा लिया
तो पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी सेक्शन 269 एसटी के अंतर्गत, याद रखिएगा। तो आपको, आप एक व्यापारी हो तो आपको ये याद रखना है कि बिल अमाउंट आपके कितने भी हो सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग नेचर के व्यापार होते हैं तो बिल के अमाउंट भी अलग अलग होते हैं। तो बड़ा बिल, छोटी वैल्यू के बिल, तो 2 लाख रुपए से कम की वैल्यू के बिल है और वो सामने वाला कस्टमर आपको कैश दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप कैश लीजिए, बैंक में जाके जमा करा दीजिए, दैट्स इट, ले सकते हो। ऐसा थोड़ी कैश बंद ही हो गया भारत में। लेकिन याद रखिएगा, सिंगल बिल के अगेंस्ट में 2 लाख रुपए से ऊपर का कैश नहीं ले सकते, याद रखिएगा, भूल के भी मत लेना। कोई भी व्यापार कर रहे हो, अगर ले लिया पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी। याद रखिएगा, आपको अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना पड़ जाएगा पेनल्टी के रूप में जितना अमाउंट आपने एक्सेप्ट किया। ऑलराइट, अब 18 लाख रुपए अगर मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा पेनल्टी के, तो ये जिसका मतलब तो मैंने एक तरह से फ्री में कार्ड दे दी, जितना आया वो तो गवर्नमेंट ने ले लिया, राइट। एक और सेक्शन है यहाँ पर, सेक्शन 194N, याद रखिएगा, टीडीएस। देखिए, हम में से कितने ही ऐसे लोग होते हैं जो रोजमर्रा की लाइफ में बैंक के साथ लेन देन करते हैं, जाके बैंक में पैसा जमा भी कराते हैं। चलो, जमा कराना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन निकालते भी है, विड्रॉ भी करते हैं। अगर आप बैंक में जाके विड्रॉल स्लिप भर के पैसा निकालते हो तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान में रखना है। अक्सर लोगों के खातों में जो पैसे आते हैं वो कैश निकाल देते हैं, तो कैश विड्रॉल की भी लिमिट है, बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों में, याद रखिएगा। अगर आप आईटीआर भरते हैं और आपका लगातार 3 साल से आईटीआर भरा हुआ है, अगर आप आईटीआर भरते हैं और आपका लगातार 3 साल से क्या है, आप आईटीआर भर रहे हो, और अगर आपका बैंक में अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का फाइनेंशियल ईयर में पर एनम, याद रखिएगा, आप कैश विड्रॉल नहीं कर सकते, याद रखिएगा। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉल नहीं कर सकते पूरे साल भर में। अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉल किया तो गवर्नमेंट को पता पड़ जाएगा, इनकम टैक्स को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, क्योंकि उस पे बैंक आपका टीडीएस काट लेगी। और टीडीएस कटा मतलब उनको पता चल गया कि आपका कितना विड्रॉल हुआ है, याद रखिएगा। तो अगर आप आईटीआर भरते हैं और लगातार कंसेक्यूटिवली आपने प्रीवियस 3 इयर्स तक आईटीआर भरे हैं, तो ये लिमिट 1 करोड़ की, याद रखिएगा। और अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो ये लिमिट 20 लाख की है। 20 लाख से ज्यादा का कैश आपने निकाल दिया तो आपका टीडीएस कट जाएगा और गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो सकता है आपसे नोटिस भेज के पूछे कि ये पैसा आपने कैश में क्यों निकाला, इतना कहां जरूरत पड़ गया है कि आपको कैश में निकाला, जबकि आज की तारीख में पूरी दुनिया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रही है, ऑनलाइन लेन देन हो रहे हैं। तो आप कैश में निकाल कर ये पैसा किसको दिया, आपके ऊपर इंक्वायरी बैठ सकती है, याद रखिएगा। तो अगर आप आईटीआर भरते हैं तो 1 करोड़ की लिमिट है टीडीएस डिडक्शन के सेक्शन 194N के अंतर्गत। आईटीआर नहीं भरते हैं तो 20 लाख की लिमिट है, याद रखिएगा। उस केस में आपको ये अवेयर रहना है कि बैंक के अपने ही खाते में से अपना ही पैसा निकालने में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछताछ कर सकता है कि आपने इतना पैसा बेसिकली कहां निकाला। जैसा कि आप सबको पता है, इस तरीके की जो ये कैश ट्रांजैक्शन की जो लिमिट्स हैं और इनके ऊपर जो पेनल्टीज हैं, उसको इंपोज करने का जो मेन कारण है वो है, एक तो भ्रष्टाचार को खत्म करना। सबसे ज्यादा कैश में ही, कैश लेन देन में ही करप्शन होता है, तो गवर्नमेंट का प्लानिंग है कि करप्शन को धीरे धीरे करके खत्म किया जाए। भारत में सबसे कम लोग टैक्स भरते हैं, तो टैक्स फाइलिंग के नंबर्स को भी बढ़ाया जाए। उसके अलावा धीरे धीरे सरकार वैसे भी इंडिया को एक डिजिटल कंट्री बनाना चाहती है, तो धीरे धीरे हमारे देश में डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, डिजिटल लेन देन बढ़ रहे हैं, और भारत सबसे तीव्र गति से डिजिटल लेन देन, यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़ने वाले देशों में से एक है। तो आने वाले समय में ये लिमिट्स और टाइट होने वाली है, ये आप मान के चलिए। कुछ सालों में हो सकता है आप पूरी तरह से कैश हमें देखने को न मिले और सारे ट्रांजैक्शन हमें बैंकिंग चैनल्स के जरिए करने पड़े, या और भी चैनल्स भारत सरकार द्वारा डेवलप किए जा सकते हैं। सो आई होप आप आज की ये वीडियो और जो कैश ट्रांजैक्शंस लिमिट है इंडिया में, वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, अपने पसंदीदा टॉपिक मुझे कमेंट में शेयर करें, जिसमें मैं जहाँ तक, हालांकि मेरा शेड्यूल काफ़ी टाइट रहता है, मैं एक टीचर हूँ, प्रोफेशनल टीचर, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ डेवलप करूँ। थैंक यू सो मच।